नमस्कार और स्वागत है एक और गहरी चर्चा में। आज का विषय कुछ ऐसा है जिसे शायद हम सब कभी ना कभी जूझे हैं, किसी से भी किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने की कला। सोचिए ज़रा, ये वो चाबी है जो बेहतर रिश्तों, सफल मुलाकातों और शायद ज़्यादा संतोषजनक सामाजिक जीवन का दरवाज़ा खोल सकती है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब सिर्फ बातें करना नहीं है ना, ये जुड़ने के बारे में है, समझने के बारे में है और अपनी बात ऐसे रखना कि असर पड़े। बिल्कुल। और इसी कला को समझने के लिए हमने कॉन्फिडेंट कॉन्वर्जेशनल स्किल्स अ प्रैक्टिकल गाइड नाम के स्रोत को खंगाला है। हमारा इरादा है इसमें से वो ज़रूरी बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करे कि बातचीत में आत्मविश्वास आता कहाँ से है और इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है। और सबसे अहम बात, जैसे ये गाइड भी जोर देकर कहता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस पैदा होते ही आ जाती है। ये एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, निखारा जा सकता है। हाँ, ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। एक दिलचस्प आंकड़ा जो स्रोत में दिया गया है लिंक्डइन के 2019 के अध्ययन से, वो ये है कि 92% हायरिंग मैनेजर्स सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि संवाद को तकनीकी कौशल जितना ही या उससे भी ज्यादा जरूरी मानते हैं। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि आज की दुनिया में चाहे दफ्तर हो या निजी जिंदगी, प्रभावी ढंग से संवाद कर पाना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। सिर्फ अपना काम जानना काफी नहीं है, उसे दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के साथ मिलकर काम करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, पर सच तो ये भी है कि कई लोगों के लिए किसी नए इंसान से, बिल्कुल बिल्कुल, या कभी-कभी तो जान पहचान वालों से भी बात शुरू करना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। अंदर से आवाज आती है, क्या बोलूं, कहीं कुछ गलत ना कह दूं, लोग क्या सोचेंगे। ये हिचकिचाहट, ये डर बहुत स्वाभाविक है। सामाजिक चिंता, आलोचना का डर या बस ये न पता होना कि बातचीत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये सब आम बाधाएं हैं। बहुत कॉमन है ये। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, अभ्यास से मजबूत होता है। तो पहला कदम क्या है? लगता है सब कुछ दिमाग से शुरू होता है, हमारी सोच से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आत्मविश्वास की नींव हमारी मानसिकता में ही रखी जाती है। श्रोत ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता अपनाने पर जोर देता है, जिसकी अवधारणा मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने दी है। इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि हम कोशिश और मेहनत से बेहतर बन सकते हैं। मतलब ये सोचने के बजाय कि मैं तो छोटी मोटी बातों में अच्छी हूं ही नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं धीरे धीरे बातचीत का आनंद लेना सीख रही हूं और इसमें बेहतर हो सकती हूं। ठीक यही, ये छोटा सा बदलाव हमारे नजरिए को बदल देता है। ये हमें गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम मानते हैं कि हम सीख सकते हैं तो हम कोशिश करने से कतराते नहीं। ये तो हुई सोच की बात, पर उस घबराहट का क्या करें जो बातचीत से ठीक पहले महसूस होती है? पेट में गुड़गुड़, दिल जोरों से धड़कना, इसका कोई इलाज है? इसका एक बहुत ही दिलचस्प समाधान गाइड में दिया गया है, जो हार्वर्ड की एलिसन वुड ब्रूक्स के 2014 के शोध पर आधारित है। शोध बताता है कि चिंता और उत्साह की शारीरिक प्रतिक्रियाएं, जैसे तेज दिल की धड़कन, थोड़ी बेचैनी, काफी मिलती जुलती हैं। तो उस घबराहट को डर की तरह देखने के बजाय उसे उत्साह के रूप में देखने की कोशिश करें। अरे वाह! मतलब खुद से कहें कि मैं डरी हुई नहीं, मैं उत्साहित हूँ इस बातचीत के लिए। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब आप अपनी भावनाओं को इस तरह से रिफ्रेम करते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग को संकेत दे रहे हैं कि ये स्थिति खतरनाक नहीं, बल्कि एक अवसर है। और अध्ययन में पाया गया कि ऐसा करने वाले लोग दबाव वाली स्थितियों में वाकई बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने मानसिकता पर काम किया, घबराहट को उत्साह में बदला, पर फिर भी बातचीत उम्मीद के मुताबिक नहीं गई, कुछ गड़बड़ हो गई या कोई लंबा सन्नाटा छा गया, तब क्या? यहीं पर आत्मकरुणा यानी खुद के प्रति दया का भाव रखना जरूरी हो जाता है। गाइड जोर देता है कि गलतियों पर अटके रहने या खुद को कोसने से बेहतर है कि हम सोचें, ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मैंने इससे क्या सीखा। मतलब खुद के साथ थोड़ी नरमी बरतना। बिल्कुल। जब हम खुद के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो असफलता का डर कम होता है, और जब डर कम होता है तो हम ज्यादा खुलकर और जिज्ञासा के साथ बातचीत कर पाते हैं, बजाय इसके कि हर शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचें। अच्छा, तो ये मानसिकता वाली बात तो समझ आई, ये नींव है, पर सिर्फ सोचने से तो हाँ बिल्कुल, सिर्फ सोचना काफी नहीं है। काम नहीं चलेगा, हमें सुनना भी तो पड़ेगा ठीक से।
गाइड कहता है कि आत्मविश्वास सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी झलकता है। हाँ, और ये शायद सबसे कम आंका जाने वाला पहलू है, सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है कि जब कोई बोल रहा हो तो आप पूरी तरह से उसी पर ध्यान दें, न कि इस पर कि आप अगला जवाब क्या देंगे। ये दिखाता है कि आप सच में उनकी बात में रुचि ले रहे हैं, और इससे गहरा विश्वास बनता है। एक स्टडी का भी जिक्र है गाइड में, द जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी की 2020 की स्टडी। उसने भी यही पाया कि सक्रिय श्रवण से लोग आपको ज्यादा भरोसेमंद और पसंद करने लायक समझते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसे कैसे करें? मतलब सिर्फ चुप रहकर सुनना ही काफी है? नहीं, ये उससे थोड़ा ज्यादा है। गाइड कुछ व्यावहारिक तरीके बताता है। आंखों का संपर्क बनाए रखें, लगातार घूरना नहीं बल्कि बीच बीच में देखना, सिर हिलाकर सहमति जताना या छोटे मौखिक संकेत देना, जैसे अच्छा, मैं समझ रहा हूं। ये सब सामने वाले को बताता है कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम सही समझ रहे हैं, कभी-कभी गलतफहमी भी हो जाती है। उसके लिए पैराफ्रेजिंग यानी उनकी कही बात को अपने शब्दों में दोहराना बहुत कारगर है। आप कह सकते हैं, तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात टीम के बीच का तालमेल था। इससे ना सिर्फ आपकी समझ पक्की होती है, बल्कि सामने वाले को भी लगता है कि उनकी बात को महत्व दिया गया है। ये तो बढ़िया तरीका है। अच्छा, सुनने के अलावा बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं, खासकर जब सवाल खत्म होने लगे? यहाँ ओपन एंडेड प्रश्न पूछना काम आता है। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में ना दिया जा सके, जैसे क्या आपको ये इवेंट अच्छा लगा, की जगह पूछें इस इवेंट में अब तक आपको सबसे दिलचस्प क्या लगा, या आप इस विषय के बारे में और क्या सोचते हैं। इससे बातचीत खुद ब खुद आगे बढ़ती है और दूसरे व्यक्ति को भी खुलकर बोलने का मौका मिलता है। ठीक है, तो मानसिकता सही रखी, ध्यान से सुना। अब आते हैं कि हम खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। गाइड शारीरिक हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज पर काफी जोर देता है। एल्बर्ट मेराबियन का वो मशहूर शोध भी है कि 55% संवाद अशाब्दिक होता है। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन सच है। हम जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा असर इस बात का होता है कि हम उसे कहते कैसे हैं। हाँ, आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज के लिए गाइड कुछ सुझाव देता है। सीधे तनकर खड़े हों या बैठें, इससे आप ज्यादा खुले और आत्मविश्वासी लगते हैं। चेहरे पर एक सच्ची गर्मजोशी भरी मुस्कान रखें। और हाथों का इस्तेमाल, कुछ लोग बहुत ज्यादा हिलाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं। उद्देश्यपूर्ण इशारे करना अच्छा है, ये आपकी बात पर जोर देते हैं। लेकिन बेचैनी दिखाने वाली हरकतों से बचें, जैसे बार बार पैर हिलाना, उंगलियां चटकाना या बालों से खेलना। एक और दिलचस्प तकनीक है मिररिंग, यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की सूक्ष्मता से नकल करना। इसे बहुत ध्यान से और स्वाभाविक रूप से करना होता है, और ये अवचेतन स्तर पर एक जुड़ाव या तालमेल बनाने में मदद करता है। मैंने महसूस किया है कि सिर्फ हाव भाव ही नहीं, आवाज का उतार चढ़ाव भी बहुत फर्क डालता है। कभी कभी घबराहट में आवाज सपाट हो जाती है या बहुत तेज। आपने सही गौर किया। आवाज का लहजा, गति और ऊंचाई यानी पिच बहुत मायने रखती है। गाइड सलाह देता है कि एक मध्यम संतुलित गति से बोलें, न बहुत तेज न बहुत धीमा। इससे आप शांत और विचारशील लगते हैं। और आवाज में जान कैसे डालें? अपनी पिच में थोड़ा उतार चढ़ाव लाएं। जब आप किसी बात को लेकर उत्साहित हों तो उसे अपनी आवाज में झलकने दें। एक रस आवाज उबाऊ लग सकती है, और अगर घबराहट महसूस हो तो गहरी डायाफ्रामिक सांसें लेने का अभ्यास करें। यह आपकी आवाज को स्थिर रखने में मदद करेगा। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिससे कई लोग कतराते हैं, स्मॉल टॉक, यानी छोटी मोटी हल्की फुल्की बातचीत। कई लोगों को लगता है ये व्यर्थ है, सतही है, लेकिन गाइड इसे जरूरी मानता है। हाँ, क्योंकि ये अक्सर गहरी और ज्यादा मतलब की बातचीत का रास्ता खोलती है। इसे वार्म की तरह समझें। शुरुआत हमेशा सुरक्षित, आम विषयों से करें, जैसे माहौल। यहाँ का माहौल काफी अच्छा है ना? साझा अनुभव, क्या आप पहले भी इस तरह के कार्यक्रम में आए हैं, या हाल की कोई सकारात्मक घटना? हाँ, विवादास्पद मुद्दों से बचना बेहतर है। कोई आसान तरीका है जिससे बातचीत शुरू करने के लिए टॉपिक मिल जाए? कभी कभी दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। गाइड फोर्ड विधि का जिक्र करता है, जो काफी मददगार हो सकती है। F यानी फैमिली, परिवार, O यानी ऑक्यूपेशन, पेशा काम, R यानी रिक्रिएशन, मनोरंजन शौक, और D यानी ड्रीम्स, सपने महत्वाकांक्षाएं। ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग आराम से बात कर सकते हैं,
और जिनसे आपको सामने वाले के बारे में जानने का मौका मिलता है। ये सारे नुस्खे बहुत व्यावहारिक हैं, लेकिन इन्हें असल में अपनाने के लिए वो अंदरूनी हिम्मत कैसे जुटाएं? लगता है तैयारी और अभ्यास के बिना बात नहीं बनेगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तैयारी और अभ्यास ही कुंजी हैं। गाइड सुझाव देता है कि कम दबाव वाली स्थितियों में अभ्यास शुरू करें, जैसे किराने की दुकान पर कैशियर से, कॉफी शॉप में बारिस्टा से या ऑफिस में किसी सहकर्मी से बस 2-4 बातें कर लें। ये छोटी छोटी बातचीत आपकी संवादात्मक मांसपेशियों को धीरे धीरे मजबूत करती हैं। तो क्या कोई छोटा लक्ष्य रखना मददगार हो सकता है? जैसे रोज किसी एक अजनबी से कुछ सेकंड के लिए ही सही बात करने की कोशिश करना। ये एक बेहतरीन तरीका है, धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाना। इसके अलावा कुछ बातचीत शुरू करने वाले सवाल या टॉपिक पहले से सोचकर रखना भी चिंता कम कर सकता है। जैसे, आजकल किसी दिलचस्प प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान है, या बस यहां का रास्ता आसानी से मिल गया। या आपको एक शुरुआती बिंदु देते हैं। गाइड में विजुअलाइजेशन तकनीक का भी जिक्र है, ये कैसे काम करती है? विजुअलाइजेशन एक मानसिक अभ्यास है जिसका इस्तेमाल कई एथलीट और परफॉर्मर करते हैं। बातचीत में जाने से पहले कुछ पल निकालकर कल्पना करें कि बातचीत बहुत अच्छी जा रही है। खुद को मुस्कुराते हुए, सहजता से बात करते हुए और दूसरों से जुड़ते हुए देखें। ये मानसिक रिहर्सल आपके दिमाग को सफलता के लिए तैयार करती है और अजीब तरह से आत्मविश्वास बढ़ाती है। ये तो वाकई दिलचस्प है, पर असल जिंदगी में कभी-कभी बातचीत में अजीब से सन्नाटे आ जाते हैं। वो पल थोड़े असहज हो सकते हैं, उनसे कैसे निपटें? हाँ, और ये सबके साथ होता है। गाइड हमें याद दिलाता है कि चुप्पी हमेशा नाकामी का संकेत नहीं होती। ये बातचीत का स्वाभाविक हिस्सा हो सकती है। उस खामोशी को भरने की जल्दबाजी करने के बजाय एक पल रुकें, सांस लें। हो सकता है सामने वाला कुछ सोच रहा हो या कुछ कहना चाह रहा हो। अगर थोड़ी देर बाद भी चुप्पी बनी रहे तो आप बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कोई पुल बना सकते हैं। जैसे, आपकी बात सुनकर मुझे याद आया, या कोई नया हल्का सवाल पूछ सकते हैं। और अगर हम ही कुछ अजीब या गलत कह दें तो ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हम इंसान हैं। गाइड कहता है कि इसे बहुत गंभीरता से ना लें, थोड़ी हंसी और विनम्रता के साथ इसे स्वीकार करें। आप कह सकते हैं, ओह मेरा मतलब वो नहीं था, मैं शायद ठीक से कह नहीं पाया, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। खुद पर हंस पाने की क्षमता आपको ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद बनाती है, ना कि कमजोर। और बातचीत खत्म कैसे करें? अक्सर लोग बस अचानक गायब हो जाते हैं, जो थोड़ा अजीब लगता है। सही कहा, बातचीत को शालीनता से खत्म करना भी उतना ही जरूरी है जितना शुरू करना। गाइड कुछ अच्छे वाक्यांश सुझाता है। आप कह सकते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे अब निकलना होगा। या ये चर्चा बहुत दिलचस्प रही, उम्मीद है जल्दी फिर बात होगी। या अगर किसी इवेंट में हैं तो मैं जरा और लोगों से भी मिल लेता हूं, आपसे बात करके मजा आया। ये एक सकारात्मक नोट पर बातचीत को समाप्त करता है। कुछ और आम मुश्किलें भी होती हैं, जैसे सामाजिक चिंता। अगर किसी को बहुत ज्यादा घबराहट होती हो तो? सामाजिक चिंता एक वास्तविक चुनौती है। गाइड ग्राउंडिंग तकनीकों का सुझाव देता है ताकि आप वर्तमान पल में वापस आ सकें। जैसे 5 4 3 2 1 विधि। 5 चीजें देखें, 4 चीजों को छुएं, 3 आवाजें सुनें, 2 गंध महसूस करें और 1 स्वाद पहचानें। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी जिसे कहते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जो हमारे सोचने और व्यवहार करने के नकारात्मक पैटर्न को पहचानने और बदलने पर केंद्रित है। इस पर आधारित शोध के अनुसार एक्सपोजर थेरेपी, यानी जिन सामाजिक स्थितियों से डर लगता है, उनका धीरे धीरे और सुरक्षित माहौल में सामना करना समय के साथ चिंता को काफी कम कर सकती है। और अगर सामने वाला ही बात करने में मुश्किल हो तो? जैसे कोई जो बहुत ज्यादा बोलता है और आपको मौका ही नहीं देता, या कोई जो बिल्कुल चुप रहता है। हाँ, ये भी होता है। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके साथ बातचीत को वापस पटरी पर लाने के लिए आप बीच में सहमति जताते हुए कोई सवाल पूछ सकते हैं जो बातचीत को थोड़ी दिशा दें। जो बहुत शांत हैं उन पर बोलने का दबाव ना डालें, बल्कि उन्हें सहज महसूस कराएं और ओपन एंडेड सवाल पूछें जिनसे उन्हें खुलने में मदद मिले। और अगर कोई जानबूझकर असभ्य या नकारात्मक हो तो शांत रहें, विषय बदल दें या विनम्रता से खुद को उस बातचीत से अलग कर लें। हर किसी से गहरी दोस्ती करना जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर सारी बातें घूम फिर कर एक ही चीज पर आती हैं, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। अंततः हाँ, ये किसी भी दूसरे हुनर की तरह ही है। जितना ज्यादा आप करेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। गाइड सुझाव देता है कि सार्वजनिक रूप से बोलने के डर को कम करने के लिए
टोस्ट मास्टर्स जैसे क्लब में शामिल होना फायदेमंद हो सकता है, या नेटवर्किंग इवेंट्स में जाकर जानबूझकर नए लोगों से बात करने का अभ्यास करें। गाइड में खुद को रिकॉर्ड करने का भी जिक्र था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? शुरुआत में लग सकता है, लेकिन ये सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप खुद को बोलते हुए सुनते या देखते हैं, तो आप उन चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं जो आपको बातचीत के दौरान पता नहीं चलती। जैसे आप कितनी बार अह जैसे फिलर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपकी बोलने की गति कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी दिख रही है। ये आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक सीधा तरीका है। तो आज हमने इस गाइड के जरिए काफी कुछ समझा। आत्मविश्वास से बातचीत करना सिर्फ कुछ तरकीबें जाना नहीं है, बल्कि ये मानसिकता, तैयारी, सुनने की कला, अपने संवाद कौशल को निखारने और सबसे जरूरी लगातार अभ्यास करने का एक मिला-जुला रूप है। सही कहा। विकास की मानसिकता अपनाना, ध्यान से सुनना, अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर काम करना, अजीब पलों को सहजता से संभालना और अभ्यास के लिए मौके ढूंढना, ये सब मिलकर हमें ज्यादा आत्मविश्वासी और प्रभावी वार्ताकार बनाते हैं। और गाइड का एक अहम संदेश ये भी है कि छोटी शुरुआत करें, हर छोटी बातचीत को एक जीत माने, अपनी प्रगति को सराहें। हर बातचीत सीखने और जुड़ने का एक मौका है। बिल्कुल, हर बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि इंसानों के बीच एक पुल बनाने का अवसर है। इससे हम दूसरों को और खुद को बेहतर समझ पाते हैं। तो क्यों न इस चुनौती को आज ही स्वीकार किया जाए। कोशिश करें आज किसी एक नए व्यक्ति से, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, बातचीत शुरू करने की। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आत्मविश्वासपूर्ण बातचीत का ये कौशल, जिसे हमने आज समझा, जीवन के और किन अनगिनत पहलुओं को सकारात्मक रूप से छू सकता है, जिनके बारे में शायद हमने आज सीधे तौर पर बात भी नहीं की। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।